हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 और 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था ना, उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डेनियल नोबोवा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इन्हें इक्वाडोर में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर चुना गया। किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का क्या नाम है? तो गज सिंह नाम है। किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया। भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? न्यायमूर्ति BR गवई होंगे। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है यह घोषणा। किस वर्ष से ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की नई श्रेणी की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2028 से की जाएगी। 15 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रसिद्ध उपन्यासकार मारियो वर्गास लोसा का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2010 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता? तो इसे मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? तो 16 अप्रैल को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किस देश को अप्रैल 2025 में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को चुना गया है, यानी डी ऑप्शन से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानूनी नामांकन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को इंटरपोल कन्वेंशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव फ्रेंड्स 11 अप्रैल 2025 को फ्रांस के लियोन में स्थित इंटरपोल मुख्यालय में आयोजित हुआ। आपको बता दें फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुसैन अल मर्जुकी को यूएई के गृह मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ब्यूरो का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब बात करें इंटरपोल की, तो यह फ्रेंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 7 सितंबर सन 1923 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव वाल्डेसी उर्किजा हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष दाना हुसैन अल मर्जुकी हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस पद के लिए मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वही एस सतीश कुमार को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी यहाँ पर 2 नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें भारतीय भारोत्तोलन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया। वहीं एस सतीश कुमार को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करें भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की, तो यह फ्रेंड्स भारत में भारोत्तोलन के खेल की देखरेख करने वाली राष्ट्रीय शासी संस्था है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। महासचिव आनंदे गौड़ा हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, अब लोग खेल संगठनों के प्रमुख को डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं।
अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद हसन जलूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव हैं। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नोई हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अप्रैल 2025 में विधि और न्याय मंत्रालय के पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब बात करें वह किसकी जगह लेंगे, तो वह न्यायमूर्ति रिजू राज अवस्थी की जगह लेंगे। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को 31 अगस्त 2027 तक के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो आप इस तीनों नियुक्तियों को जरूर याद रखेंगे कि दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वहीं अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ओके, अब बात करें विधि आयोग की, तो यह फ्रेंड्स एक गैर सांस्कृतिक निकाय है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका काम कानून में सुधार के लिए अनुसंधान करना और सरकार को सलाह देना इसका काम होता है। अच्छा, अब लोग प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव को डिस्कस कर लेते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सूदन हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहिर हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री वी राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर हाटकर हैं। लोकपाल अध्यक्ष अजय मणिराव खानविलकर हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर, और अभी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6वां संस्करण 16 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह पुणे में आयोजित हुआ है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6वां संस्करण 16 अप्रैल 2025 को पुणे में आयोजित हुआ है। इसकी आयोजन तिथि की बात करें, यानी कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो यह 16 अप्रैल से फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ है और 28 अप्रैल 2025 तक इसको आयोजित किया जाएगा। इस बार का यह 6वां संस्करण है। अब कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में। इसका पिछला यानी 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के टर्मेज में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास के उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो सैन्य सहयोग को मजबूत करना, संयुक्त रणनीति अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाना इस अभ्यास का उद्देश्य है। तो आप इस अभ्यास का नाम जरूर याद रखेंगे, डस्टलिक, जो भारत उज्बेकिस्तान के बीच इस बार 6वां संस्करण आयोजित हुआ है। अच्छा, हम लोग 2025 में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 अभ्यास बेट द्वारिका गुजरात में आयोजित किया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विग्ड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3 का आयोजन राजस्थान में किया गया।
भारतीय सेना के डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन भारत के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया गया। भारत नेपाल सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल के सलजंडी में किया गया। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन जापान में किया गया। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति यह मलेशिया के बेंटोंग कैंप में आयोजित किया गया है। ओके, तो इन सभी अभ्यासों को आप लोग जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? तो अनुराधा गर्ग बनी है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अप्रैल 2025 में गुड़गांव की अनुराधा गर्ग ने चीन में मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है। वह फ्रेंड्स 80 से ज़्यादा देशों की प्रतिभागियों में से विजेता बनी है। ओके, और इसका आयोजन चीन के शेनझेंग में किया गया था। अच्छा, अब बात करें मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल की, तो यह फ्रेंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसमें केवल मैरिड महिलाएं भाग ले सकती हैं और इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1990 ईस्वी में हुई थी। अब बात करें अनुराधा गर्ग के बारे में, तो अनुराधा गर्ग फ्रेंड्स मूल रूप से हरियाणा के गुड़गांव की रहने वाली हैं। वह एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मॉडल हैं। 2024 में मिसेज इंडिया ग्लोब बनी और 2025 में टाइम अप्लाइड अवार्ड भी उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो त्रिपुरा के लिए एशियाई विकास बैंक ने 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने त्रिपुरा औद्योगिक अवसंरचना विकास के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। इस ऋण राशि का उपयोग राज्य के 9 इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में महत्वपूर्ण गोदामों के विकास के लिए किया जाएगा। इसमें 9 औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स में परिवहन, बिजली, पानी और स्वच्छता गोदामों के विस्तार शामिल है। ओके, तो बस आप लोग इतना जानते रहिए कि एशियाई विकास बैंक ने अभी हाल ही में त्रिपुरा के औद्योगिक अवसंरचना विकास के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। ओके, अब बात करें एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की, तो यह एशिया प्रशांत क्षेत्र पर एक क्षेत्रीय बहुप्रतिरोधी संस्था है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष मसातो कांडे हैं और ये 11वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है और इसमें वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो 69 देश इसमें सदस्य हैं और इजराइल फ्रेंड्स यह 69वां सदस्य देश बना है इसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो 17 अप्रैल को यह दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य फ्रेंड्स हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पीड़ित व्यक्तियों के लिए समर्थन प्रदान करना है। इस दिवस की शुरुआत फ्रेंड्स 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा की गई थी। ओके, और तब से फ्रेंड्स यह प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ष 2025 की इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से ग्रसित होती हैं। यह वर्ष 2025 के इस दिवस की थीम है। अच्छा, अब लोग विश्व हीमोफीलिया दिवस के पिछले 5 वर्षों के थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 2024 की इसकी थीम थी सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। 2023 की थीम थी सभी के लिए पहुंच, देखभाल के वैश्विक मानक के रूप में रक्तस्राव की रोकथाम। 2022 की इसकी थीम थी सभी के लिए पहुंच, भागीदारी, नीति, प्रगति थी। 2021 की थीम थी बदलाव के लिए अनुकूल होना, नई दुनिया में देखभाल को बनाए रखना। 2020 की इसकी थीम थी विश्व हीमोफीलिया महासंघ के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में शामिल हो, सभी के लिए उपचार। यह 2020 की थीम थी। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन फ्रेंड्स दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें मनाने के लिए समर्पित है। सन 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद ने 19 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस घोषित किया।
इसके बाद यूनेस्को ने 1983 में इसे आधिकारिक मान्यता दी। तब से यह 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अब लोग अप्रैल 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। और 11 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चागास रोग में सभी की भूमिका। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी एकता और उपचार के लिए कला। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, मैथ्यू सैमुअल क्लारिकल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे, यानी डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो हाल ही में फ्रेंड्स भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक जाने माने प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ मैथ्यू सैमुअल क्लारिकल का 18 अप्रैल 2025 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में बीमारी के बाद 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्णा जयशंकर ने इंडोर शॉट पुल में कितने मीटर का आंकड़ा पार करने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स कृष्णा जयशंकर महिलाओं के इंडोर शॉट पुल में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर थ्रो किया था और वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।